हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग का एक नए चैप्टर में स्टार्ट करता हूं मैं। इसके पहले हम लोग एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं जिस चैप्टर का नाम था लिविंग वर्ड, और उसमें हमने कई सारे बातें की थी और होपफुली आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा। ये हमारा एक सेकेंड चैप्टर है और क्लास 11th का भी ये सेकेंड चैप्टर है। जिस चैप्टर का नाम इधर हेडिंग में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको ये जो आपकी हेडिंग लिखो है, आपको इसे समझ में कुछ तो आ रहा होगा। जैसे बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, लिविंग चीज, और क्लासिफिकेशन का मतलब उस चीज का क्लासिफिकेशन करना या उसे किसी अलग अलग सेपरेट चीजों में क्लासिफाई कर देना, उसे अलग अलग कर देना। तो इस पूरे लाइन को अगर मैं जोड़ के बोलूँ तो हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी लिविंग चीज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अब क्लासिफाई किया गया है तो किसी न किसी कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया होगा और कुछ क्राइटेरिया होंगे, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया होगा। तो चलो हम लोग चलते हैं एकदम शुरुआत में, जब से आपका क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था, और फिर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं उस समय से लेकर अब तक क्या क्या क्लास कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुए हैं और इस समय किसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला आप बात करोगे क्लासिफिकेशन की, तो जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, वो किसके बेसिस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस पे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन आपने ये सोचा कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? ये तो सोचने वाली बात हो गई। देखो, क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम एक ही ऑर्गेनिज्म या कई सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में अलग अलग नहीं पढ़ सकते, इतना हमारे पास समय नहीं है। और अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि एक एक ऑर्गेनिज्म की खासियत को पढ़ने लगे तो हम पे एक बर्डन सा हो जाएगा। तो उसी बर्डन को खत्म करने के लिए हम लोग ने एक तरीका ढूंढा, क्लासिफिकेशन, कि चलो हम लोग करते हैं क्या, उन सब में से कुछ कॉमन कैरेक्टर्स ढूंढ लेते हैं और उन्हीं कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग एनिमल को क्लासिफाई कर देंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे किसी के पास ऑर्गन लेवल ऑफ द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, तो हम उस कैटेगरी में उन एनिमल्स को रखेंगे जिनके पास ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इससे बहुत ही आसानी होगी क्योंकि हमें एक ही बार में पता चल गया, हाँ इतने सारे एनिमल्स आ गए हैं और सबके बारे में अलग अलग करने की अलग अलग करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही से हमारा काम चल गया है। तो इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बोला कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन था किसके बेसिस पे था? यूजेस के बेसिस पे था। यार यूजेस से मतलब क्या है कि यूज तो ऑब्वियसली ह्यूमन लोग कर रहे होंगे, तो ह्यूमन लोग के हिसाब से कैसा उसका यूज हो रहा था उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये समझेंगे कि एक नीम आपका प्लांट होता है, या बात कर लो टर्मरिक की बात कर लो, तो ये जो दो प्लांट है ये आपके मेडिसिन बनाने के लिए यूज में होते हैं। तो इसको ऐसे क्लासिफाई कर दिया कि ये एक आपके मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, अब ये आपका खुद एक क्लासिफिकेशन हो गया, तो मेडिसिनल प्लांट में ये सब आ गए आपके। अब ऐसी बात कर ले तो हम लोग बात कर लेंगे, डियर की बात कर लेते हैं, या डियर छोड़ो, हम लोग शिप की बात कर लेते हैं। शिप, शिप किस लिए यूज होता है? वूल, उनके वूल के लिए। तो ऑब्वियसली इससे हम लोग क्या बना रहे हैं? क्लॉथ बना रहे हैं। तो इसको किसके बेसिस पे कर दिया गया कि हाँ इस एनिमल से हमें क्लॉथ मिलता है। तो जो आपका पहला क्लासिफिकेशन था वो एनिमल्स के या उन प्लांट के या उस ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे उनसे हमें क्या फायदा है उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन हो गया। देखो यार, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। और ये प्रॉब्लम क्या होने लगी? जैसे हम लोग टर्मरिक की बात कर लें, देखो हल्दी, हम लोग टर्मरिक का हिंदी क्या होता है? हल्दी होता है। तो देखो यार, मेडिसिन में तो यूज कर ही रहे हैं, पर ऐसा ही नहीं कि हम लोग इसे मेडिसिन में यूज करते हैं, इसे हम लोग फूड में भी यूज करते हैं स्पाइस के तौर पे। तो ये अब आपका फूड में यूज हो रहा है, मेडिसिन में यूज हो रहा है। शिप की बात करो, शिप को चलो वूल के लिए यूज कर रहा है, क्लॉथ में,
और कुछ लोग इसे खाते भी हैं, तो ये फूडिंग की तरफ इस्तेमाल हो रहा है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग यूजेस हमें दिखने लगे, और जब ऐसा होने लगा तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने लगी। तब इस क्लासिफिकेशन को नेगलेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद से आपकी एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था उसे देने वाले आपके एरिस्टोटल नाम के एक व्यक्ति थे। एरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन दिया था, और वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन किया था। एरिस्टोटल, क्या क्या मैंने कह दिया कि एरिस्टोटल आपके पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन किया था। और इस क्लासिफिकेशन को, एरिस्टोटल के इस क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक बेसिस का पहला क्लासिफिकेशन था। ये साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि दो पार्ट में बांट दिया था। एक हो गए थे आपके प्लांट, तो उन्होंने उनमें क्या किया था कि प्लांट में भी उन्होंने तीन पार्ट कर दिए थे, हर्ब, श्रब, और एक हो गया आपका ट्री। तो उन्होंने ये क्या कहा कि जो आपके हर्ब होते हैं वो सबसे छोटे हो गए, और श्रब की बात करोगे तो वो थोड़ी झाड़ी टाइप के हो गए, ठीक है, और ये हर्ब आपके छोटे 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 हो गए। और ट्री की बात करोगे तो ट्री आपका एक पूरा पेड़ हो गया। तो उन्होंने इस बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन किया कि हर्ब आपके सबसे छोटे होते हैं, और श्रब की बात करोगे तो थोड़े झाड़ी टाइप के होते हैं, और ट्री तो आप जानते हो वो सबसे बड़े होते हैं। तो उन्होंने ये जो प्लांट का उन्होंने दे दिया क्लासिफिकेशन। फिर उन्होंने एनिमल के बारे में भी कुछ कहा। तो एनिमल को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में क्या डिवाइड कर दिया कि जिसके पास आरबीसी है और जिसके पास आरबीसी नहीं है। इनके बेसिस पे उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई कर दिया, और प्लांट को हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ज्यादा चला नहीं। ऐसा क्यों था यार? क्योंकि देखो यार, बहुत ही सारी कंफ्यूजन इसमें हो रही है। अब आप एक ही चीज को लेके क्लासिफिकेशन तो कर नहीं सकते कि एनिमल्स आपका आरबीसी है, आरबीसी नहीं है। इससे हो क्या रहा था कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, इन सब में प्रॉब्लम हो रही थी पहचानने में कौन यूकैरियोट्स है, कौन प्रोकैरियोट्स है। किसी का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी नहीं पता चल रहा था। तो इसको भी छोड़ दिया गया, और हमसे पूछा जाए कि इनमें क्या बेसिस लिया गया था और इनमें किस चीज को लेके क्लासिफिकेशन किया गया था, क्या चीज को बेसिस बना के इस पर क्लासिफिकेशन किया गया था, तो वो था मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आगे। अब आता है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे आपके कैरलस लीनियस। और एक फन फैक्ट की बात बताऊं, तो जो कैरलस लीनियस हैं वो आपके शिष्य हैं एरिस्टोटल के, यानी कि एरिस्टोटल जो है वो इनके गुरु हैं। एरिस्टोटल गुरु हैं और कैरलस लीनियस शिष्य हैं। ठीक है, तो कैरलस लीनियस ने आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने भी मॉर्फोलॉजी का बेसिस लिया। अब इन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई किया प्लांट और एनिमल को। इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया जरा देखना। तो प्लांट में ये कह दिया कि इनके पास सेल वॉल होती है, और एनिमल को ये कह दिया कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। बस हो गया इनका क्लासिफिकेशन खत्म। यार एक बात बताओ, आप ऐसे क्लासिफिकेशन करोगे तो कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो खराब हो जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा? एक सेल वॉल है और एक सेल वॉल नहीं है, उसके बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। चलो ठीक है, कुछ उस समय के ड्रॉबैक्स और क्या फिर आपको इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इनका ये तो यूकैरियोट्स को भी नहीं बता पाए, प्रोकैरियोट्स को भी नहीं बता पाए कि कौन यूकैरियोट्स हैं कौन प्रोकैरियोट्स हैं। मल्टी सेलुलर भी नहीं बता पाए, यूनिसेलुलर भी नहीं बता पाए। देखो, यूनिसेलुलर का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल हो,
मल्टी सेलुलर का मतलब होता है उसके पास एक से ज़्यादा सेल हो। और यूकेरियोट्स की बात करोगे तो उसमें आपके बेसिकली हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं या कुछ लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटिस्टा आ जाते हैं। और इनको अलग कैसे किया जाता है, इनके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यूकेरियोट्स के पास, और प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा था यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की और मल्टीसेलर यूनिसेलर की भी। तो इनमें ये प्रॉब्लम होने लगी कि यार यूकेरियोट्स का भी नहीं पता चल रहा है, प्रोकैरियोट्स का भी नहीं पता चल रहा है, यूनिसेलर का भी नहीं पता चल रहा है, मल्टीसेलर का भी नहीं पता चल रहा है, और तो और आपका ये हद तब हो गई फोटोसिंथेटिक का भी नहीं पता चल रहा है, नॉन फोटोसिंथेटिक का भी नहीं पता चल रहा है। कोई फोटोट्रॉपिक भी है तो कोई कीमोट्रॉपिक भी है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और भैया प्रॉब्लम तो अब होने लगी कि आपका जो फंजाई है उसके पास भी सेल वॉल है, फंजाई के पास भी सेल वॉल है, तो इसे किस में रख दिया गया, प्लांट में रख दिया गया। लेकिन जो फंजाई का सेल वॉल है वो बना होता है काइटिन का, और अगर प्लांट की बात करें तो इसका जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। यार यहां तो अब केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होने लगा सेल वॉल का, फिर भी इन्हें एक ही कैटेगरी में रखा गया है। तब लोगों को लगा नहीं यार ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं सही है, हमें बहुत ही कंफ्यूजन हो रही है इसमें। देखो कुछ समय तक तो बहुत ही आराम था कि हाँ सेल वॉल है सेल वॉल नहीं है, बस क्लासिफिकेशन हो गई। लेकिन फिर बाद में पता चला कि बहुत ही सारे इसमें ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, यूकैरियोट प्रोकैरियोट का ड्रॉबैक, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक, यहां तक कि केमिकल कंपोजिशन में भी आपका डिफरेंस आ गया सेल वॉल में। तो इतने सारे इसमें ड्रॉबैक देखने को मिले, फिर कहा गया इस क्लासिफिकेशन को छोड़ो, अब हम लोग नई क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। तो इसके बाद से चर्चा की गई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन आपका है, क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। नाम को मैं दूसरे रंग से लिख दूं, RH वाइटेकर। ईयर की बात करें तो 1969। ठीक है, अब ये पूछा जाए किसके बेसिस पर दिया था। जैसे अभी तक हम सबका बेसिस पढ़ते आए थे, क्या था उन लोगों का बेसिस, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे था। तो इसमें कई सारे बेसिक लिए गए, जैसे कि सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन। तो चलो एक एक करके हम इन सारे बेसिस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर से। अब आप इससे समझ क्या रहे हो, सेलुलर स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो आपका प्रोकैरियोट्स है कि आपका वो यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है कि उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल का है। अब लेवल की बात करोगे तो कई सारे लेवल होते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और एक होता है आपका ए सेलुलर लेवल। ठीक है, ए सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करोगे तो कई सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करोगे तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक का पहले खाएंगे फिर बचाएंगे। और बैक्टीरिया में बात करोगे या फंजाई में बात करोगे तो सैप्रोट्रॉफिक का, पहले ये लोग क्या करते हैं, गलाते हैं फिर खाते हैं, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करोगे तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात होगी। किसकी बात हो रही है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब अपने पूर्वजों से इनका रिलेशन कैसा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लिविंग वर्ल्ड में। फिर रिप्रोडक्शन की बात करोगे
तो किस टाइप के रिप्रोडक्शन शो करते हैं? एसेक्सुअल, कि सेक्सुअल, कि वेजिटेटिव, और इनमें भी कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आ गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो हम लोग इसमें ब्रीफली बात करते हैं। तो ये जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है, उसमें पहले देखा जाए किंगडम के नाम क्या क्या है। पहला नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, और फिर प्लांटेई, और फिर है एनिमेलिया। ये हो गया आपके इतने किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। देखो एक और हम लोग में क्लासिफिकेशन दिया है 6 किंगडम। एक इसका बस बेसिक नॉलेज दिया है, उसको हम लोग थोड़ा सुन लेते हैं। 6 किंगडम किसने दिया था? कार्ल वूज ने। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन भी कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन को हम लोग डोमेन में ही बांटे हैं, भी बात करते हैं। देखो कार्ल वूज ने ऑब्वियसली पहले तो उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को इनडायरेक्टली दिया है। इनडायरेक्टली किसे दिया है? उन्होंने क्या किया है, जैसे हमारा क्या था, मोनेरा था यहाँ पे 5 किंगडम में, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियो, एनिमिलिया था। तो उन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में बांट दिया है और सबको एज इट इज रहने दिया है। उन्होंने क्या किया है, मोनेरा को 2 पार्ट में बांट दिया है और सबको एज इट इज रहने दिया है। तो ये 2 पार्ट में बढ़ गए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपके टोटल 4 थे, तो 4 प्लस 2 हो गए आपके 6। और उन्होंने इसको अलग नाम दिया, इसको भी डोमेन कहा है और इसे भी डोमेन कहा है और इस टोटल को भी एक डोमेन कहा है। तो इन्होंने इसे क्या कहा है? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन टाइप का क्लासिफिकेशन है, या आप कह दो तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इनडायरेक्टली कह सकते हो। ठीक है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी में, जब भी आप पढ़ोगे तो इस लाइन को आप जरा फोकस करना। एनसीईआरटी हमें यह समझाना चाह रही है कि आप देख रहे हो कि पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर आपका 5 किंगडम आया, फिर इस समय आपका 6 किंगडम भी आ चुका है और इस समय तक 7 किंगडम भी आ चुका है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में खाली और खाली 5 किंगडम है। तो ये इतने सारे किंगडम आए कैसे जा रहे हैं? इतने सारे क्लासिफिकेशन हुए कैसे जा रहे हैं? इसके लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है। लाइन ये लिखी है कि जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी ऑर्गेनिज्म के प्रति, जितना हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उतने ज़्यादा क्लासिफिकेशन होते जाएंगे और उतने ज़्यादा ही हम समझते जाएंगे और उतने ही ज़्यादा क्लासिफिकेशन होते जाएंगे। तो इन फ्यूचर और भी क्लासिफिकेशन आपके आते रहेंगे, लेकिन हम लोग को ब्रीफली बात करनी है 5 किंगडम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनेरा की। देखो मोनेरा है, उसमें किसे रखा गया है? प्रोकैरियोट्स को। ओनली एंड ओनली प्रोकैरियोट्स, खाली और खाली प्रोकैरियोट्स को, और किसी को भी इस मोनेरा किंगडम में जगह नहीं दी गई है। और एक मैं आपको जानकारी के लिए चीज बता दूं कि मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स हैं वो टोटल क्या है? आपके बैक्टीरिया ही हैं। वो ओवरऑल आपके क्या है? वो है आपके बैक्टीरिया। तो ये है आपके पूरे के पूरे बैक्टीरिया और ये है आपका प्रोकैरियोट। आपको एक लाइन समझ में आ गई होगी, एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर। बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। सोल मतलब होता है अकेला। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया एक अकेला मेंबर है किंगडम मोनेरा का, और पूरे के पूरे मोनेरा किंगडम में आपके बैक्टीरिया ही पाए जाएंगे। तो चलो हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं। देखो बैक्टीरिया जो दे रखा है उसमें आप पहले ये सोचो कि वो आपका ऑटोट्रॉफिक भी होगा, फिर वो आपका हेटेरोट्रॉफिक भी होगा। अब हेटेरोट्रॉफिक फिर आपका ऑटोट्रॉफिक में भी कई सारे पार्ट हो जाएंगे। एक
कीमो हो जाएगा, एक यहाँ पे फोटो हो जाएगा। पहले हम लोग इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं कि कैसे लोग अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है। उसके बाद से हम लोग इनको क्लासिफाई भी करेंगे, ठीक है। ये आपके हेटरोट्रॉफिक जो दे रखा है, ये आपके क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट होते हैं। और ये आपके यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, और यहाँ पे आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक से मतलब ये है कि ये लाइट का यूज करके अपने फूड का फॉर्मेशन करेंगे, और कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये केमिकल का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट में, और किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप। पहला है आपका कोकाई, यह है आपका प्लूरल वर्ड। इसका सिंगुलर की बात करोगे तो कोकस। ये होता है आपका स्फेरिकल शेप। क्या होता है आपका ये? स्फेरिकल शेप। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड, जो कि आपका शेप के बेसिस पर है, बेसिलाई, जो कि होता है आपका रॉड शेप। फिर हम लोग बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड होता है आपका विब्रियम, या कह दो विब्रियो। विब्रियो आपका प्लूरल है और विब्रियम आपका सिंगुलर है। ये होता है आपका कॉमा शेप। और चौथा आपका होता है स्पाइरिला। स्पाइरिला आपका प्लूरल है और स्पाइरुलम आपका सिंगुलर है। वो होता है आपका स्पाइरल शेप, या थोड़ा बहुत आप कहते हो तो स्प्रिंग शेप, ठीक है। स्पाइरल शेप ज्यादा अच्छा है, ठीक है। स्प्रिंग तो मैं आपको समझने के लिए बता दिया हूं कि आप थोड़ा से कंफ्यूज ना हो। स्पाइरल शेप होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। तो क्या मैंने बोला, शेप के बेसिस पर आपके 4 तरह के बैक्टीरिया हो गए। एक कोकाई जो कि आपका स्पेरिकल, एक बेसिलाई जो कि रॉड, एक विब्रियम जो कि आपका कॉमा शेप, और स्पाइरिलाई की बात करोगे तो आपका स्पाइरल, या तो आप स्प्रिंग शेप कह दो। अब बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सिंपल टाइप की होती है। क्या होती है भैया? सिंपल टाइप की होती है। लेकिन इनकी बिहेवियर की बात करोगे तो वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है आपका बहुत सिंपल होता है, लेकिन उनके बिहेवियर की बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स होता है। अब थोड़ा इधर ध्यान से सुनो, बस बस सुनो, अभी कुछ भी नहीं लिखवाया भी नहीं जाएगा, सुनो बस। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल कैसे होता है, जरा खुद आप मन में सोचो कि एक प्रोकैरियोट्स है जो कि आपका यूनिसेलुलर भी है, जिसमें आपका एक ही सेल है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? जिसके पास न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होने वाली है कंपेयर टू द मल्टी सेलुलर। हमारे से कॉम्प्लेक्स एनिमल कंपेयर में किया तो उसकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपलर होगी। और बिहेवियर की बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स कैसे बोल दिया है? अगर उसी बैक्टीरिया को आपके अंदर रहना है, सपोज करो वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है और उसको आपके अंदर सरवाइव करना है, आपको वो आपसे फूड चाहता है, तो उसको हमारे हमारे अंदर जहां भी रह रहा है, अगर स्टोमक में रह रहा है तो वो स्टोमक में रहने का उसे तौर तरीका आना चाहिए। उसे आना चाहिए कि वो एसिड को झेल पाए, उसकी पीएच को झेल पाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उस पे HCl पड़ा और वो बैक्टीरिया मर गया। अगर वो इन सारी कंडीशन को फुलफिल कर ले रहा है तो वो स्टोमक की कंडीशन में अच्छे से रह पाएगा, सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। और इसीलिए इसके लिए उसमें बहुत ही सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। कॉम्प्लेक्सिटी में मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन इसके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी ये आती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना ये थोड़ा भी नहीं इस्तेमाल करता है, उसे ये बाहर छोड़ के आता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। या आप कह दो कि जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है। फिर हम लोग बात करेंगे
इसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है, ठीक है। और जितनी भी अननेसेसरी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको ये मिनिमाइज कर देता है ताकि वो खाली रिप्रोडक्शन पे ध्यान दे पाए। ऐसा होता क्यों है? देखो, एक तो वो रह रहा है दूसरे घर में, रह तो रहा है दुश्मन के घर में, तो वो अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है ताकि उसकी सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हों। इसलिए वो अननेसेसरी ऑर्गन को छोड़ता है और रिप्रोडक्शन पे ध्यान देता है। इसके बारे में और डिटेल मैं नहीं बोलूँगा, और जितनी भी बात करेंगे ह्यूमन एंड डिसीज वाले चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका सिंपल होगा, और बिहेवियर की बात करोगे तो आपका कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। ये लाइन समझ में आ गई? चलो, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट अबंडेंट होता है। भैया नीट में बहुत बार पूछ चुका है ये लाइन, बहुत ही बार पूछ चुका है। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया द हेटेरोट्रॉफिक। कुछ और में हम लोग बात करेंगे अब कुछ अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की हम लोग बात करेंगे आर्केई बैक्टीरिया। अच्छा, ये माना जाता है कि जो आपके आर्केई बैक्टीरिया है ना, वो सबसे पहले आपके अगर लिविंग की बात करोगे, कोई अगर बैक्टीरिया सही से सर्वाइव किया है तो सबसे पहला बैक्टीरिया जो भी सर्वाइव किया अर्थ पे वो आर्की बैक्टीरिया है, और अभी भी ये सर्वाइव कर रहा है अर्थ पे। तो यार इसमें कुछ खास बात है ना कि उस समय की अर्थ, सबसे पुरानी अर्थ को वो टेम्परेचर ये झेला। हाँ, उस समय का मीथेन वहाँ पे बन रहे थे अर्थ पे, तो ये मीथेन को भी झेल लिया, क्योंकि मीथेन आप बात करोगे तो एक कंबस्टिबल गैस होती है। तो इसमें कुछ खासियत होगी, बिल्कुल इसमें खासियत है, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उतने हार्श कंडीशन में। तो खासियत इसमें क्या है कि जो इसका सेल वॉल है ना, इसका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, और इसी सेल वॉल के स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं। ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी की वजह से ये सर्वाइव कर पाया है। कुछ हम लोग आर्की बैक्टीरिया में बात कर ले रहे हैं अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहला बैक्टीरिया है मिथेनोजेन। मिथेनोजेन, अच्छा ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है मार्शी एरिया में, मार्शी एरिया में। और तो और ये पाया जाता है आपका रूमिनेंट ऑफ कैटल्स, या कह दो तो काऊ, यानी कि ये काऊ के स्टोमक में भी ये आपका बैक्टीरिया पाया जाता है और वहाँ डाइजेशन में आपका हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए तो जो गोईठा होता है, गोईठा उस वो कंबस्टिबल होता है क्योंकि उसमें मीथेन पाया जाता है। मिथेनोजेन का काम ही है मीथेन को सेक्रेट करना, ठीक है। इसीलिए गोईठा को हम लोग जला लेते हैं, चूल्हा पे जलाया जाता है ना गोईठा को, वो इसीलिए जल पाता है क्योंकि उसमें मीथेन पाया जाता है। इसके बाद से एक और बैक्टीरिया है आपका हेलोफाइल। क्या है? हेलोफाइल। ये जो हेलोफाइल बैक्टीरिया है ये आपका पाया जाता है सॉल्टी एरिया में, ठीक है। और एक और आपका बैक्टीरिया है थर्मो एसिडोफाइल। ये आपका बैक्टीरिया पाया जाता है हाई टेम्परेचर वाली एरिया में, जैसे कि आपका हॉट स्प्रिंग, ठीक है। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग जहाँ सपोज करो आपका वोल्केनो निकल रहा है वहाँ ये पाया जाएगा। और कुछ ऐसी जगह होती है ना जहाँ से आपका बहुत ही गर्म गर्म पानी निकलता है, उसको हम लोग हॉट स्प्रिंग कहते हैं। तो वहाँ पे आपका ये बैक्टीरिया पाया जाता है, थर्मो एसिडोफिल पाया जाता है। तो चलो आर्की बैक्टीरिया की बात होती है अब खत्म। अब हम लोग बात करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया, देखो जो ये यू बैक्टीरिया है इसमें आपको एक टर्म दिख रहा है ई यू, इसका मतलब होता है ट्रू। तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? एक ट्रू बैक्टीरिया है ये, ओके। और इसमें हम लोग बात करेंगे तो आपके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर ये आपके मोटाइल हैं, मोटाइल का मतलब ये होता है कि ये मूवेबल हैं या ये मूव कर सकते हैं, तो इनके पास क्या पाया जाएगा? फ्लैजिला पाया जाएगा,
जिससे ये आपका मूव कर पाएंगे। साइनोबैक्टीरिया की बात करोगे तो वो भी इस कैटेगरी में आता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, जो कि आपका एक सिमिलर आपका क्या है, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट है कंपेयर टू प्लांट। और एक फैक्ट की बात बताऊं, इन्हें पूर्वज भी कहा जाता है प्लांट्स का, ठीक है, क्योंकि इनके पास वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि आपका प्लांट में पाया जाता है। और इनकी बात करोगे तो साइनोबैक्टीरिया की, तो ये आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो इनकी बात करोगे तो ये आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये आपके कॉलोनियल भी होते हैं, ये आपके फिलामेंटस भी होते हैं। अब एक एक करके इन सबका मतलब समझते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि वो एकदम अकेले पाए जाएंगे। कॉलोनियल का मतलब है कि वो एक पूरे कॉलोनी में पाए जाएंगे, पूरे झुंड में पाए जाएंगे। फिलामेंटस का मतलब है कि वो फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाएंगे, ऐसे एकदम फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। और एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है फिलामेंटस का, दे रखा है नोस्टॉक। क्या दे रखा है आपका, नोस्टॉक, जो कि आपका एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। चलो, इन साइनोबैक्टीरिया की कुछ खास बातें भी हैं। अब उन खास बातों की बात करोगे तो ये आपका N2 फिक्सेशन कर लेते हैं। N2 फिक्सेशन कैसे कर लेते हैं, इनके पास एक ऑर्गन होता है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस इनके पास ऑर्गन होता है जो कि इनका N2 फिक्सेशन कराने में हेल्प करता है। और इसमें हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है इसी बैक्टीरिया का। उस डायग्राम को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। जैसे ये आपका डायग्राम यहाँ ऐसे बना हुआ है एनसीईआरटी में, और यहाँ पे आपका ये हेटेरोसिस दिखा दिया गया है। ये आपका हेटेरोसिस्ट हो गया, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे पाया जाता है। ये हो गया आपका हेटेरोसिस्ट हो गया। ये तो आपका हेल्प कर रहा है N2 फिक्सेशन में, और इनके चारों तरफ एक कोटिंग पाई जाती है। इन बैक्टीरिया के चारों तरफ, इनके बॉडी के चारों तरफ एक कोटिंग पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं जिलेटिनस शीट या म्यूकेलिजिनस शीट। क्या कहते हैं, जिलेटिनस शीट कह दोगे या तो आप म्यूकेलिजिनस शीट कह दोगे, ठीक है। इसे हम लोग लिख देते हैं जिलेटिनस शीट कहते हैं। चलो, और आगे बात करते हैं तो देखो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो, नाम से थोड़ा पता लग रहा है, पहले मैं स्लाइड चेंज करता हूं। देखो, हम लोग बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। नाम से ही तुम्हें पता लग रहा होगा कि केमिकल का कुछ यहाँ पे लोचा आ रहा है, इसलिए तो कीमो बोला जा रहा है। और ये है आपका ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये आपका खुद ही फूड बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका कीमो बैक्टीरिया है, जो कि आपका ऑटोट्रॉफिक है, वो केमिकल का यूज करके अपना फूड प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, केमिकल का यूज करके अपना फूड प्रोडक्शन करेगा। और जब यहाँ पे केमिकल का लोचा हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट रीसाइक्लिंग में आपका ये हेल्प करेगा। देखो, न्यूट्रिएंट भी तो आपके केमिकल्स ही होते हैं। नाइट्रोजन की बात करोगे तो एनसीईआरटी में दे रखा है किसको किसको करेगा, ये आपका नाइट्रेट को करेगा, नाइट्राइट को करेगा, अमोनिया को करेगा। तो इन सबको ये क्या करता है, रिसाइकल करता है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करोगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, वो आपका मोस्ट अबंडेंट होते हैं, और उनके कई सारे इंपॉर्टेंस भी हैं। जैसे कि वो आपके डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, और जो आप कर्ड बनाते हो, कर्ड मतलब दही बनाते हो मिल्क से, वो भी इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंटीबायोटिक्स की बात कर लो, एंटीबायोटिक्स की बात करोगे तो वो भी इनसे बनते हैं।
और तो और ये आपका फिक्स करते हैं N2 को लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है, दाल एक लेग्यूमिनस प्लांट है, पल्स, तो उसमें आपके N2 फिक्सेशन होता है। इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से N2 फिक्सेशन होता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की वजह से यार। ठीक है, देखो मैं इतने फायदे बता दिए, अब आप सोच रहे होगे कि सर यार बैक्टीरिया तो बहुत ही काम की चीज है। देखो यार, जिसके जितने फायदे होते हैं उसको उतने नुकसान भी होते हैं। अब फायदे की बात कर ली, अब हम लोग नुकसान की बात करते हैं। तो देखो बैक्टीरिया सारे अच्छे नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बुरे भी होते हैं, जो कि हमें हार्म पहुंचाते हैं, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं उन्हें हम। क्या कहते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि आपके किसी ऑर्गन को या आपके हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कोलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, और एक दे रखा है आपका सिट्रस कैंकर। देखो यार, इन एग्जाम्पल्स को आप रट जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, बहुत ही ज्यादा। नीट 2019 2020 सब में इनडायरेक्टली पूछा गया है। नीट 2019 में तो डायरेक्टली पूछा था, 2020 में इनडायरेक्टली पूछा था। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आप एकदम अच्छे से रट जाना। अब कुछ हम लोग इनके रिप्रोडक्शन के तौर तरीके के हम लोग सीख लेते हैं। देखो बैक्टीरिया की बात करोगे तो मेनली वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है, फिजन से करता है। अब फिजन में होता क्या, एक आपका बैक्टीरिया है, वो आपका दो बैक्टीरिया में टूट जाता है, ये होता है आपका फिजन। ठीक है, लेकिन जब आपकी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसे कोई प्रेडिक्ट नहीं किया था, जैसे कोविड-19 की जो कंडीशन थी, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था ऐसा होगा, लेकिन आ गई, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो बैक्टीरिया केस में अगर अनफेवरेबल कंडीशन की बात करोगे तो क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर की बात कर लो, या सडन इन्वायरमेंट चेंज हो जाना, या किसी एंटीबायोटिक्स का आ जाना। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जो कि बैक्टीरिया कभी सोचा नहीं था आने का, तो वो अपने रिप्रोडक्शन के मेथड को चेंज कर लेता है। रिप्रोडक्शन के मेथड को चेंज करता है, वो क्या करता है, एसेक्सुअल से वो शिफ्ट हो जाता है सेक्सुअल की तरफ। ऐसा वो क्यों करता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। जो सेक्सुअल होता है उससे आपका क्या आता है, वेरिएशन आता है, और वेरिएशन आना जरूरी है। जब तक वेरिएशन नहीं आएगा तब तक आपका इवोल्यूशन भी नहीं होने वाला यहाँ पे। तो क्या बोला जा रहा है कि आपका वेरिएशन आना जरूरी है, क्योंकि आपका इवोल्यूशन नहीं होगा, और जब तक आपका इवोल्यूशन नहीं होगा तब तक वो बैक्टीरिया सरवाइव कैसे करेगा, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट हर समय चेंज हो रहा है। तो वेरिएशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वो तब करता है जब उसे लगता है कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। अच्छा, उसके पास एक और मेथड है, स्पोर का फॉर्मेशन। क्या करना, स्पोर का फॉर्मेशन करना। इससे क्या होगा कि सपोज करो ये स्पोर है, और स्पोर के चारों तरफ बहुत ही इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल। अब ये सेल वॉल होती है इन लोगों की बहुत ही मजबूत होती है, जो कि इसीलिए होती है ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन से बच सके। तो दो कंडीशन होती है, स्पोर वाली कंडीशन और एक सेक्सुअल कंडीशन। अब ये सेक्सुअल करता कैसे है, ये आपका डीएनए का ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है, आपका डीएनए का ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा है, लेकिन आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में कि सेक्सुअल के समय वो क्या करता है, डीएनए का ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, और उस टर्म को हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा की बात करोगे तो इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये आपका पैथोजेनिक है, और तो और ये आपका स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर है या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
ये सबसे छोटा आपका लिविंग सेल है। इसमें आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता है, आपका ये पैथोजेनिक है, और तो और ये आपका सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के भी आपका सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आज आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और हमें उसकी क्यों ज़रूरत थी वो भी बताया, और समय समय के साथ और तरीके के क्लासिफिकेशन आ जाएंगे ये भी मैंने आपको समझाया, और हम लोगों ने पूरे किंगडम मोनेरा को अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पूरा ख़त्म करेंगे। उसके बाद से मैं वायरस और वायराइड्स और प्रायन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग किंगडम फंजाई पे आएंगे। ओके, तो आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। होपफुली आपको क्लास ये पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ इसमें कमी लगती है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कर दें, ताकि मैं उस पर और वर्क कर सकूं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। वहाँ पे आपको कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे शॉर्ट नोट्स, और कुछ आपको ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएगी एट द एंड ऑफ द चैप्टर। और या तो मैं उसमें आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा कि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ एनसीईआरटी की चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने इस समय शेयर कर चुका है लिविंग वर्ड का टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लिविंग वर्ड टॉपिक है। तो ऐसी मैं चीज़ें आप शेयर करता रहूँगा। होपफुली आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।